अच्छा बच्चों, आज आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। लास्ट टाइम हमने कहा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को हमने लास्ट टाइम कहा था कि दो हिस्सों में कंप्लीट करना है, या ये दो हिस्सों में कंप्लीट होता है। एक को कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और एक को क्या बोला था, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन वो रिएक्शन जिसको हम लोग लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ रोशनी की मौजूदगी में होता है। इसमें हमने दो चीज़ें बनाई थी, एक ATP और एक NADPH। ऐसे ही है। आज हम दूसरा इसका हिस्सा पढ़ेंगे, उसका नाम है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में बुनियादी तौर पे ग्लूकोज बननी होती है, और ग्लूकोज बनने से पहले बनती है G3P, ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और यही G3P बन जाएगी तो यही बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लूकोज में। तो बेसिकली लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में ग्लूकोज बनती है बाय यूटिलाइजिंग बोथ ATP और NADPH। तफसील से पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, किन किन नामों से आएगा। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के नाम से भी आ सकता है, डार्क रिएक्शन के नाम से भी आ सकता है, और मैंने आपको तफसील से बताया था कि इसको डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए डायरेक्टली रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। इसको आप लोग एक और नाम से भी पेपर में आ सकता है, इसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, केल्विन साइकिल। इसको पेपर में एक और नाम से भी आ सकता है, इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं, C3 साइकिल भी बोलते हैं। तो ये चारों नाम आपने याद रखने हैं। पेपर में किसी नाम से भी आ सकता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के नाम से तब भी यही टॉपिक लिखेंगे, डार्क रिएक्शन तब भी यही टॉपिक लिखेंगे, केल्विन साइकिल तब भी यही, और C3 साइकिल तब भी यही। जिन प्लांट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ केल्विन साइकिल चलती है, उन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, C3 साइकिल बोलते हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल के अलावा भी एक साइकिल चलती है, उन प्लांट्स को हम लोग कहते हैं C4 साइकिल वाले प्लांट्स। C4 वो एंड पे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ केल्विन साइकिल पढ़ रहे हैं। जिन प्लांट्स में सिर्फ केल्विन साइकिल होती है, उन प्लांट्स में जो साइकिल चलती है कौन सी वाली, C3 साइकिल। और ऐसे प्लांट को C3 प्लांट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बाद में बताता हूं। कुछ प्लांट में C3 साइकिल भी चलती है, यानी केल्विन साइकिल भी चलती है, और एक और साइकिल होती है हैच स्लैग साइकिल। मैं लिख भी देता हूं कौन सी साइकिल, हैच स्लैग साइकिल। तो जिन प्लांट्स के अंदर ये दोनों साइकिल्स चलेंगी, C यानी केल्विन भी और हैच स्लैग भी, वो प्लांट्स कौन से कहलाएंगे, C4। अभी हम पढ़ने लगे हैं C3 के बारे में। तो C3 साइकिल जिसको हम लोग कहते हैं केल्विन साइकिल, तो हम केल्विन साइकिल का जिक्र करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल जैसे इसके दूसरे नाम भी आप लिख सकते हैं, डार्क रिएक्शन, C3 साइकिल, ठीक है। सबसे पहले केल्विन साइकिल की हम लोग डिस्कवरी की बात बताएंगे, डिस्कवरी। और आपने डिस्कवरी में ये बताना है कि किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। उसका नाम था मेल्विन केल्विन, मेल्विन केल्विन। और इसी वजह से इस साइकिल का नाम रख दिया गया केल्विन साइकिल। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से इनका ताल्लुक था, और इनको ये साइकिल डिस्कवर करने की वजह से नोबेल प्राइज भी दिया गया, नोबेल प्राइज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं। इसकी अकरेंस बताएं आप लोग, MCQ में अक्सर पूछ लिया जाता है कि प्लांट के अंदर कौन से हिस्से में ये साइकिल ऑपरेट होती है। तो आप लोग बताएंगे क्लोरोप्लास्ट में,
तो आप क्लोरोप्लास्ट बताएं। अब क्लोरोप्लास्ट में अगर पूछ लिया जाए कि क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होती है, तो आप बताएंगे इन स्ट्रोमा। कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा। कल आप लोगों ने देखा था कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ पे होता है? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। ये कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा में। बात समझ में आ गई? इसके केल्विन साइकिल को 3 फेजेस में मुकम्मल करेंगे। इसके अगर पूछ लिया जाए फेजेस कितने हैं, तो आपने बताना है 3 फेजेस हैं इसके। 3 फेजेस में ये मुकम्मल होती है। पहला फेज है नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन फेज। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन फेज। दूसरा फेज इसका है, ठीक है, रिडक्शन फेज। और तीसरा फेज इसका है रीजनरेशन फेज या रीजनरेशन ऑफ RUBP। तो रीजनरेशन फेज। तो 3 फेजेस में इसको मुकम्मल करेंगे, ठीक है। 3 फेजेस हैं इसके। अब इसको मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड आपको समझाऊंगा, किताब से थोड़ा सा हटके, ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो सबसे पहले आपने हमें बताना है कि हम स्ट्रोमा में जाएंगे। स्ट्रोमा के अंदर एक कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखते जाएं और समझते जाएं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझाने के लिए ज़रूरी है। 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये लीजिए 1 2 3 4 5। इससे आपको ज़रा ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। ये जो कंपाउंड है इसके दोनों तरफ ये भी कुछ है, ये देखें। आपने ये बताना है कि स्ट्रोमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट में 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। दिस इज 1 मॉलिक्यूल, दिस इज द सेकंड मॉलिक्यूल एंड दिस इज द थर्ड मॉलिक्यूल। 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को आप लोग बोलते हैं RUBP। क्या बोलेंगे? RUBP। तो ये देखें कि यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है RUBP से। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, दिस इज RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। अच्छा, अब RUBP में एक मॉलिक्यूल में याद रखना 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। राइबुलोज बिसफॉस्फेट यानी 2 क्या है? फॉस्फेट है। रेड कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राइबुलोज बाई बिसफॉस्फेट, बाई फॉस्फेट, यानी एक मॉलिक्यूल में कितने फॉस्फेट है? 2, ठीक है। एक मॉलिक्यूल यहां से लेके यहां तक, दूसरा मॉलिक्यूल ये, तीसरा मॉलिक्यूल ये। तो RUBP से हमने स्टार्ट लेना है। तो 3 मॉलिक्यूल्स। अब आप लोग आगे ये बताएंगे कि यहां पे हमारे पास पहला स्टेप ये होगा, पहला स्टेप कि फजा से हम लोग 3 कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लेंगे और 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हमारे इसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे। समझ आ गई? अब मुझे कोई प्यारा बच्चा ये बता दे, 3 कार्बन डाइऑक्साइड हैं, यानी 3 कार्बन है, मैंने इनको बराबर बराबर तकसीम करना है, तो मैं कितने कितने कार्बन दूंगा? 1 1। तो यानी ये अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ यूं बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये आ गए इसके फॉस्फेट, ये आ गए जनाब इसके फॉस्फेट आ गए, ये फॉस्फेट आ गए। तो अब हमारे पास एक कंपाउंड बना जो कि एक मॉलिक्यूल पूरे का पूरा, उसमें कितने कार्बन हो गए? 6। नहीं समझ आई? इस बेटी समझ नहीं आई? नहीं पूछ, ये पेपर में आ जाएगा सवाल। आ गए ना?
यहाँ कितने थे 5, ऊपर से कार्बन कितने आए 3, तो हमने एक एक को दे दिया। तो अब ये पहले 5 वाला था, कितने वाला हो गया 6 वाला। नहीं समझ आई बात की जी? समझ आ गई? तो ये जो कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा अनस्टेबल कंपाउंड। अनस्टेबल कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, ये थोड़ी देर के लिए बनेगा और बहुत जल्द ही टूट जाएगा। ठीक, अब जब ये टूटेगा तो कोई बच्चा, प्यारा बच्चा इस क्लास का, वो ये बता दे कि एक मॉलिक्यूल को अगर आप बराबर तोड़ें तो कितने कार्बन पे तोड़ेंगे? 3 पे तोड़ेंगे। यानी अगर ऊपर वाले को तोड़ते हैं तो आप लोग 3 मॉलिक्यूल एक तरफ करेंगे, सॉरी 3 कार्बन एक तरफ और 3 कार्बन एक तरफ करेंगे। बात समझ में आ गई? ये देखें, ये देखें, ये ले, ये इधर आ गया, अब इधर आ गया और एक फॉस्फेट उधर रह गया और एक फॉस्फेट उधर आ गया। ठीक होगी बात? अब ये जो कंपाउंड बना है, कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं? 3 मॉलिक्यूल। शाबाश, क्या बात है। कितने मॉलिक्यूल बने हैं? ये 6 मॉलिक्यूल हैं। 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3, 4, 5 और 6। एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हैं? 3। एक मॉलिक्यूल में कितने फॉस्फेट हैं? 1। इसका नाम होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट होगा। 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो आप बाकायदा लिखेंगे कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट के 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और बाकायदा बताएंगे एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन और एक क्या होगा? फॉस्फेट होगा। बात समझ में आ गई? तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट मल्टीप्लाइड बाय 6 इसलिए क्योंकि 6 बने हैं। समझ आ गई? अब प्यारे बच्चों, बात यह है कि क्या ही अच्छा ज़माना था, क्या ही अच्छा दौर था कि जब ये ख़ानदान इकट्ठा था तो इनके आगे भी गाड़ी थी और पीछे भी गाड़ी थी, लेकिन ख़ानदान टूटने से इनके पास एक एक गाड़ी रह गई। इस ख़ानदान को, इन 6 ख़ानदानों को कितनी गाड़ियाँ चाहिए अपनी पुरानी रवायत कायम करने के लिए? 6 गाड़ियाँ चाहिए। गाड़ियाँ मुफ्त में बाजार से मिलती हैं या पैसे खर्च करने पड़ते हैं? तो पैसे आपने कमाए हुए हैं। कब कमाए थे? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। तो कितने आपको फॉस्फेट चाहिए? 6 गाड़ियाँ चाहिए, तो 6 ATP चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे? 6 ATP आप वहाँ से लेके आएंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से, और उसको आप लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? 6 ADP में। हर एक से फॉस्फेट लेंगे, 6 फॉस्फेट, और इसमें डालेंगे। समझ आ गई? नहीं समझ आ रही? हाँ जी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा जी? इसको दोबारा से बना लेते हैं। तो आ गया जी 1, 2, 3, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, यहाँ भी आ गया 1, 2 and 3, यहाँ भी 1, 2 and 3, 1, 2 and 3। ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी? फॉस्फेट। अब इसके पहले कार्बन पे भी फॉस्फेट है और दूसरे पे भी है। अब इसका नाम हो जाएगा 1,3 क्या आएगा जी? 1,3 बिसफॉस्फेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,3, ये है जी बिसफॉस्फोग्लिसरेट। यही बना ना, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। नहीं समझ आई बात की? कि अगर मैं पूछूं 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के कितने मॉलिक्यूल बने, तो आप क्या जवाब देंगे? 6। अगर मैं पूछूं 1,3 बिसफॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? 3। ठीक है, तो लिहाजा ये कार्बन, ग्रीन कलर किसको शो कर रहा है? कार्बन्स को। नहीं समझ आई बात की? तो लिहाजा ये भी बने कितने? 6 जी।
क्या इसमें समझाने वाली क्या चीज़ है, जहाँ पे कन्फ्यूजन बोलो। ये हमारे पास 3 ये थे, 6 ATP था, ATP में से मैंने क्या किया 6 ADP, यानी एक एक फॉस्फेट, ATP में से एक फॉस्फेट निकाल लो तो क्या बनता है ADP। तो कितने फॉस्फेट निकाले मैंने 6, ठीक है। और 6 के 6 फॉस्फेट उठा के किसको दे दिए, इसको। पहले एक एक फॉस्फेट था, अब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ लगा दिए। नहीं समझ आ रही बात की? ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब इस 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप ये इसमें आता है कि आप लोगों ने 6NADPH जो कमाए थे, कहाँ कमाए थे अगर आपको याद हो, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। 6NADPH वो जो आपने कमाए थे वो अब आप लोग यहाँ पे खर्च करेंगे और 6NADP बनाएंगे, NADP। अब मुझे कोई प्यारा बच्चा ये बता दे रिएक्शन में क्या चीज़ चली जाएगी। ATP से ADP बना तो रिएक्शन में क्या चीज़ गई, फास्फेट। अब क्या जाएगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जब जाएगा तो रिडक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। तो अब आप लोगों ने इसी को उठा के आगे ले आना है। ये अब आप लोग देखें यहाँ पे ये ले, ये इसमें ये नेक्स्ट आगे आ जाएगा। तो ये आ गया जी 1 2 3, यहाँ आ गया 1 2 और 3, 1 2 और 3, यहाँ भी 1 2 और 3, 1 2 और 3, यहाँ भी 1 2 और 3, ठीक है। और ये आ गए जनाब आप लोगों के फॉस्फेट, ये आप लोगों के फॉस्फेट आ गए। यहाँ से फॉस्फेट गायब हो गए। यहाँ से फॉस्फेट क्यों गायब हो गए कि हाइड्रोजन इस साइड पे लग गए। तो बाकी फॉस्फेट जो निकल गए थे वो फॉस्फेट आप लोगों ने यहाँ से निकाल देने। कितने फॉस्फेट निकल गए, 6Pi। समझ आ गई। फर्ज करते हैं कि देखो ना, एक गाड़ी है गैराज में खड़ी हुई है, एक गाड़ी गैराज में खड़ी है, तो एक और गाड़ी आ जाती है, तो उस गाड़ी को कैसे गैराज में खड़ी करेंगे, जगह ही नहीं है, तो कैसे खड़ी करेंगे। तो पहली वाली को निकाल। तो आपने क्या किया, 6 हाइड्रोजन ऐड किए। तो 6 हाइड्रोजन ऐड करने के लिए 6Pi को क्या किया, बाहर निकाला। ठीक है, मैं रिपीट बाद में कर दूंगा। इसका नाम बन जाएगा ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको आप लोग शॉर्टली G3P भी कहते हैं। ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। कितने मॉलिक्यूल्स बने इसके, मल्टीप्लाइड बाय 6। अगर MCQ में पूछ लिया जाए कि ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन, तो आप क्या जवाब देंगे, 3। इसमें से एक G3P जो है ये ग्लूकोज या ट्राइयोज बनाने के लिए चली जाती है, एक साइकिल से बाहर चली जाएगी ताकि शुगर बना सके, क्योंकि आपको बताया भी है मैंने कि इससे शुगर बनानी है हमने। तो एक G3P क्या है, ट्राइयोज। क्या है, ट्राइयोज क्या होता है, ऐसी शुगर जिसमें कितने कार्बन हो, 3। ठीक। तो मुझे कोई प्यारा बच्चा अब ये बता दे कि अगर एक ये जो है बाहर चली जाएगी तो पीछे कितनी रह जाएंगी, 5 रह जाएंगी। तो 5 G3P के मॉलिक्यूल रह जाएंगे। तो मैं भी यहाँ पे 1 2 3, इसी तरह 1 2 और 3, इस तरह यहाँ 1 2 और 3, इस तरह यहाँ 1 2 और 3, 1 2 और 3, 5 रह गए। और ये आ गए फॉस्फेट, ये फॉस्फेट आ गए। तो G3P के कितने मॉलिक्यूल बाकी रह गए, 5, क्योंकि एक चला गया।
उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होती है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या होगा, रीअरेंजमेंट में कुछ यूं होता है कि ध्यान से सुनना, ये बन जाएगा 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, और ये हमारे पास आ गए फॉस्फेट। अब अगर आप गौर से देखें, यहां पे टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 5। एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हैं, 3। इन सब में कितने कार्बन हैं, 15। इन सब में कितने कार्बन हैं, 15। यानी इस स्टेप को हम कहेंगे रीअरेंजमेंट। यानी जब ब्रेक हुई लड़कियों की, तो पहले ग्राउंड में लड़कियां 3-3 के 5 ग्रुप थे, 3-3 के, फिर लड़कियों ने अपनी तरतीब चेंज की। अब ग्रुप कितने बन गए, 3, और एक ग्रुप में लड़कियां कितनी हैं, 5। इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट। क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट। ये रीअरेंजमेंट हो जाएगी, और ये जो नया कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड को आप लोगों ने कहना है RUP। क्या बोलेंगी, RUP। RUP स्टैंड्स फॉर राइब्यूलोज फॉस्फेट, राइब्यूलोज फॉस्फेट। आखिरी स्टेप इसमें क्या होगा कि ये जो हैं दोबारा से ये बनना चाहते हैं, क्या चीज ऐसी करें कि ये दोबारा से ये बन जाएं, फॉस्फेट। तो लिहाजा इनको कितने फॉस्फेट चाहिए, 3। तो 3 ATP जो लक्ष्मी आपने कमाई थी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, वो अगेन खर्च करने का टाइम आ गया, और 3 ATP से क्या बनेगा, 3 ADP बनेगा, और दोबारा से ये क्या बन जाएगा, RUBP बन जाएगा, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, और RUBP जो है वो किसको पकड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को। और इन दोनों के दरमियान में रिएक्शन कौन करवाता है, MCQ में याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड और RUBP में रिएक्शन करवाता है एक एंजाइम जिसका नाम है रुबिस्को एंजाइम। कौन सा एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम। राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज यहां ये कहलाएगा, इसका नाम होगा राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज। तो राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है, ये रिएक्शन करवाएगा, किन दो चीजों के दरमियान रिएक्शन करवाएगा, RUBP में और कार्बन डाइऑक्साइड में। और MCQ में याद रखना कि ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर है। अगर पूछ लिया जाए MCQ में, दुनिया में, कायनात में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो वो है रुबिस्को। अगर मैं यहाँ पूछ लूँ दुनिया में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो क्या जवाब देंगे, शाबाश, हाँ जी, क्या बोला, सेलुलोज सही जवाब है, पढ़ के आ रहे हैं। इसी तरह उन्होंने पेपरों में फंसा लेना है आप लोगों को कि आप पढ़ते जाओ और भूलते जाओ। तो सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है, रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर है। बात समझ में आ गई। तो हमने क्या कहा था कि इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप का नाम मैंने क्या बताया था, इसका मैंने पहला स्टेप बताया था आपको, कौन से वाला, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन फेज। कौन सा फेज, हाँ जी, ये आ गया जी, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, क्यों कहा इसको कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, क्योंकि हमारी फजा की कार्बन डाइऑक्साइड हमारे कंपाउंड में क्या हो गई, फिक्स हो गई। सही है। इस फेज को हमने रिडक्शन फेज क्यों कहा, कोई प्यारा बच्चा बताना चाहे, क्या बात है, जवाब नहीं आप लोगों का, क्योंकि हमारी हाइड्रोजन NADPH से निकल के इनमें घुस गई जाके, शाबाश। तो ये क्या हो गया, कौन सा फेज, रिडक्शन फेज। इस फेज को मैंने रीजनरेशन फेज क्यों कहा, क्यों कहा, ठीक है ना,
क्योंकि दोबारा से क्या बन गई, RuBP दोबारा पैदा हो गई, ताकि ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए तैयार है। बात समझ में आ गई? तो ये आप लोगों ने इसमें बताना है। आखिरी दो बातें करके ये मैं टॉपिक ख़त्म कर रहा हूँ। अब प्यारे बच्चों, अब आपको पता है कि ये एक मुकम्मल एक हमारा एक ये साइकिल थी, इसका एक कंप्लीट हम रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन में हमारी कहानी, आपको पता है रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। हमारी कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 3 कार्बन डाइऑक्साइड से, ऐसे ही है। हमारे पास टोटल कितने NADPH थे उस टाइम? 6 NADPH थे। और हमारे पास ATP टोटल कितने इस्तेमाल हुए? 9 ATP थे, ऐसा ही है। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? और इन दोनों को जोड़ने के बाद हमने क्या बनाया? G3P यानी ट्राइयोज बनाई। हमारे 6 NADPH किस में कन्वर्ट हो गए? 6 NADP में। 6 NADP में हमारे 9 ATP किस में कन्वर्ट हो गए? 9 ADP में, ऐसा ही है। नहीं समझ आ रही? और प्लस हमें क्या चीज़ मिली? 9 फॉस्फेट। अब मुझे कोई प्यारा बच्चा बता दे, आप इतने ज़हीन बच्चे बैठे हुए हैं, कोई रिएक्शन, पूरे रिएक्शन में से कहीं 9 फॉस्फेट बाहर निकले हैं रिएक्शन में? इसका मतलब है लेक्चर दरमियान से सुना। इसका मतलब है लेक्चर दरमियान से सुना, ग्रेजुअल नहीं चल रही थी। ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मैंने पूछा कि हमारे पास 9 PI आ रहे हैं, इस पूरी साइकिल में कहीं से 9 फॉस्फेट बाहर निकलते नजर आ रहे हैं? जी, ये बात सीधी, ये लड़की तो बात सीधी करती हो, तुम बात पति तुम्हें ये सीधी करने की आदत क्यों है? ये लो जी, 6 यहां से निकले जी। आगे आगे बोलो, बाकी 3 कहां से निकले? 3 है, ये वाले 3 तो नहीं निकले, 2 निकले। यहां कितने थे? 1 2 3 4 5, 5 में से वो तो एंटर हुए हैं, तो 6 और 2 कितने हो गए? 8। 8 हो गए, एक का फर्क रह गया, एक ये, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर फॉस्फेट नहीं होती, तो एक यहां से निकलेगा। ये तो ये हो गए, एक यहां से निकलेगा 7 और 2 यहां से आएंगे 9। बात समझ में आ गई? तो 9 PI ये वो वाले हैं। नहीं समझ आई बात की? तो ये आप लोगों ने बताना है। उसके बाद इसको एंड कर लो। प्यारे बच्चों, हमारी कहानी स्टार्ट कहां से हुई थी? 6 कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के कितने मॉलिक्यूल थे? 12 H2O, ऐसे ही है। और क्या चीज बनाते हैं हम लोग? ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। और क्या चीज रिलीज होती है? ऑक्सीजन। क्या चीज रिलीज होती है? ऑक्सीजन। और क्या चीज रिलीज होती है? वाटर। ऐसे ही है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये ग्लूकोज में कार्बन कहां से आई? तो आप फरमाएंगे कि ये कार्बन कहां से आई? ये कार्बन आई कार्बन डाइऑक्साइड से। आपसे पूछेंगे कि ये हाइड्रोजन कहां से आई? तो वो यहां से वाटर से आई। ऐसे ही आपसे पूछेंगे ये ऑक्सीजन कहां से आई? वाटर से, तो हवा में जाती है। ये पढ़े को गलत नहीं करना। ये ऑक्सीजन आती है किससे? कार्बन डाई, क्योंकि पानी की ऑक्सीजन हम पढ़ के आ रहे हैं कहां जाती है? बाहर, हवा में। समझ आ गई? अब आ जाओ, फजा की ऑक्सीजन कहां से आती है? वाटर से। नहीं समझ आई? ये जो पानी निकलता है उसकी हाइड्रोजन कहां से आती है? वाटर से। बात समझ में आ गई? और आखिरी बात, ये जो ऑक्सीजन है, ये वाली पानी की ऑक्सीजन, ये कहां से आती है? हवा से। क्या बात है? इसी रिएक्शन से जो कुछ लेना लेना है, तो ये रिएक्ट यहां से आएगी। बात समझ में आ गई? सिर्फ एक बात जहन में बैठा लो कि फजा की ऑक्सीजन पानी से आती है,
बाकी हर चीज़ यहीं पे रह जाती है। ग्लूकोज में से कार्बन यहाँ से आ गई, हाइड्रोजन भी किसकी आ गई, पानी की, ऑक्सीजन किसकी आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो पानी है इसके अंदर दो चीज़ें हैं, हाइड्रोजन कहाँ से आ गया, वाटर से, ऑक्सीजन कहाँ से आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड से। ये सिर्फ कहाँ जाएगी, फजा में। बात समझ में आ गई है? तो प्यारे बच्चों ये था। अब आखिरी क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए केल्विन साइकिल कितनी दफा ऑपरेट होगी? कोई प्यारा बच्चा बताना चाहे। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए केल्विन साइकिल कितनी दफा चलेगी? क्यों? वजह? कोई ख़ास बात, कोई ख़ास खुशी? जी शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया कि एक दफ़ा चलेगी तो ट्राइयोज बनेगी। क्या बनेगी? लेकिन ग्लूकोज हेक्सोज है। हेक्सोज का मतलब उसमें कितने कार्बन होते हैं? 6। तो एक दफ़ा चलेगी तो ट्राइयोज बनेगी, फिर दूसरी दफ़ा चलेगी फिर ट्राइयोज, और दोनों ट्राइयोज मिलके बनेंगी हेक्सोज। तो इसका जवाब ये होगा, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल द केल्विन साइकिल इज ऑपरेटेड ट्वाइस, 2 दफ़ा चलेगी। नहीं समझ आई बात की? क्योंकि यहाँ ट्राइयोज बन रहा है। समझ आ गई? तो ग्लूकोज ट्राइयोज नहीं होती, वो क्या होती है? हेक्सोज, C6। क्लियर होगी बात? तो बस प्यारे बच्चों ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में किस जगह होती है? स्ट्रोमा में। क्लियर हो गई? एनी क्वेश्चन?